चलिए बच्चों, अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो सीक्वेंस में जो टॉपिक आता है वो है टॉपिक 6.2, लेकिन टॉपिक 6.2 दरअसल वर्क एनर्जी थ्योरम है। बट उससे पहले आपको वर्क समझ लेना जरूरी है, इसलिए मैंने पहले टॉपिक 6.3 लिया है जो कि है वर्क के बारे में। अब देखिए, वर्क की जो पुरानी डेफिनेशन है, आप जो भी पढ़े हैं उसको समझते हैं। इसके लिए इस फिगर को हम रेफरेंस के तौर पे लेंगे। देखिए, किसी सरफेस के ऊपर ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, माने कि ये ब्लॉक जो है इसका मास है स्मॉल m, और इसके ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है F जितना, राइट। ये सरफेस के पैरेलल फोर्स है, ध्यान से देखिएगा। तो इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक ऐसे स्लाइड होता है, तो स्लाइड होके माना कि ऐसे यहां तक आ जाता है, ठीक है। माने कि इसने जो डिस्प्लेसमेंट लिया वो डिस्प्लेसमेंट है d जितना, इस तरह से ये d जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ब्लॉक का। तो ऐसे सिचुएशन में वर्क की जो पुरानी डेफिनेशन आपने पढ़ी है वो कुछ इस तरह से है कि भाई वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिंपली वर्क W इज इक्वल टू फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट D, ठीक है। बट अगर मानिए कि सिचुएशन कुछ इस तरह की है, देखिए यहाँ पे ये उसी सरफेस पे ये वही ब्लॉक पड़ा हुआ है, मानिए कि जिसका मास है स्मॉल m, बट इसके ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है फोर्स F, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पे लगाया जा रहा है, और इस फोर्स की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और ये ब्लॉक मानिए कि यहां तक आ जाता है ऐसे, ठीक है। यहां भी डिस्प्लेसमेंट मानिए कि स्मॉल d जितना हम लिख लेते हैं, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट d। तो क्या यहां भी हम वर्क का इक्वेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख पाएंगे? आंसर है नहीं, ये इक्वेशन इसमें नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ है, तो वो F की वजह से नहीं हुआ, F का जो कंपोनेंट आपको मिलेगा उसकी वजह से हुआ है। देखिए, मैं यहां पे F का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखा रहा हूं, ये हो गया फोर्स F का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे, राइट। और आप जानते हो कि ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F cos थीटा जितना हो जाएगा, है ना। ये है फोर्स F और ये है एंगल थीटा और ये है इसका कंपोनेंट, तो ऑब्वियसली ये कंपोनेंट होगा F cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो दरअसल F cos थीटा की वजह से हुआ है, F की वजह से नहीं हुआ है। तो इस वजह से हमें अब वर्क के इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहां पे ये F cos थीटा क्या है, ये F cos थीटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में F का कंपोनेंट है, राइट। F cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ F इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं वर्क का इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं, देखिए, वर्क इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे जहां पे हम सिर्फ फोर्स लिखते थे उसकी जगह पे अब लिखना पड़ेगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन विच डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो वो तो मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ही है। तो अब इस सिचुएशन में वर्क का इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क W इज इक्वल टू F cos थीटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज D, राइट। तो अब आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, F D cos थीटा, अरेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हो F D cos थीटा। बट अगर ये F D cos थीटा है तो आप इसे F डॉट D भी लिख सकते हो एज पर द रूल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो ये हो गया वर्क का इक्वेशन F डॉट D। मैं इसे ब्रैकेट कर लेता हूं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखिएगा। आप इस इक्वेशन को हर एक सिचुएशन में लगा सकते हो, W इज इक्वल टू F D cos थीटा या फिर कहें कि F डॉट D। ये इस तरह की सिचुएशन में तो एप्लीकेबल है ही, लेकिन यहां भी एप्लीकेबल है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, अगर F इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो F और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो ऐसे में एंगल थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा cos 0, बट cos 0 यानी कि 1,
तो W इजकल टू सिर्फ मिलेगा आपको FD, जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है, W इजकल टू FD। तो कहने का मतलब ये है कि W इजकल टू FD cos थीटा या फिर F डॉट डी, ये एक जनरल इक्वेशन है वर्क का। याद रहे यहाँ पे F कांस्टेंट है, ये एक बात आप खास तौर पे याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि F इज कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि अगर F कांस्टेंट नहीं है तो इसका इक्वेशन अलग होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है तब वर्क का इक्वेशन है सिर्फ FD cos थीटा या फिर F डॉट डी, ठीक है। अब वर्क का इक्वेशन तो हो गया, अब वर्क के बारे में थोड़ी और बातें समझ लेते हैं। देखिए मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट्स ऑफ वर्क। देखिए वर्क का इक्वेशन दरअसल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, cos थीटा भी है लेकिन cos थीटा का कोई यूनिट तो है नहीं, इसलिए आप समझ सकते हो कि इसका MKS यूनिट अगर मैं लिखूं, MKS यूनिट कहिए या फिर SI यूनिट कहिए आप, तो वो वर्क के इक्वेशन से मिल जाएगा। देखिए वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट होता है मीटर, तो हो गया न्यूटन मीटर। बट न्यूटन मीटर को साइंटिस्ट जूल की याद में जूल जे लिखा जाता है, तो इस तरह से MKS यूनिट या फिर SI यूनिट जो है वो है जूल। बट अगर हम CGS यूनिट की बात करें, देखिए CGS यूनिट में फोर्स का जो यूनिट है वो है डाइन, और अगर डिस्प्लेसमेंट का ले तो वो है सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर हो जाता है, लेकिन इसे अर्ग कहा जाता है, ERG अर्ग, राइट। तो इस तरह से MKS यूनिट है जूल और CGS यूनिट वर्क का है अर्ग। अब जानते हो कि यही सेम यूनिट एनर्जी का भी है, जूल और अर्ग एनर्जी के लिए भी यूज होते हैं। वैसे ही एनर्जी में और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं हम, लेकिन इससे पहले जूल और अर्ग का रिलेशन आप देख लीजिए। 1 जूल इज 10⁷ अर्ग, ये याद रखिएगा, 1 जूल इज 10⁷ अर्ग। एनर्जी के लिए एक और यूनिट है, वो है कैलोरी। इस कैलोरी के बारे में आप जानते हो, ज्यादातर ये थर्मल एनर्जी के लिए यूज होता है। तो 1 कैलोरी इज 4.186 जूल। यहां पे याद रखिएगा, ये जो सिंबल्स में लिख रहा हूं इसी तरह से लिखना। कैलोरी में आप CL स्मॉल में लिखेंगे, अर्ग में भी ERG स्मॉल में लिखेंगे, लेकिन जूल के लिए J कैपिटल रहेगा, राइट। एक और यूनिट है और वो है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, स्मॉल के कैपिटल W एंड स्मॉल h, और 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल। बहुत बड़ा यूनिट है ये जूल से। आपको पता है ये दरअसल इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है, राइट। 1 किलोवाट आवर ये 1 यूनिट होता है। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है उसका यूनिट वो 1 किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है। एनीवेज, तो ये 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल। एक और यूनिट है जो कि बहुत ही छोटा यूनिट है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वोल्ट, यहां पे वाट नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, VOLT, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आप समझ पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जूल से बहुत ही छोटा यूनिट है। दरअसल एनर्जी का ये यूनिट तब यूज किया जाता है जब हम छोटे पार्टिकल जैसे कि एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, या फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसकी एनर्जी की जब हम बात करें तब ये यूनिट यूज किया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आप देख पा रहे हो कि जूल ये अर्ग से बड़ा है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है, लेकिन कैलोरी और किलोवाट आवर ये जूल से भी बड़े यूनिट्स हैं।
ऑलराइट। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला तो आप जानते ही हो वैसे, फिर भी मैं लिख देता हूं यहां पे कि वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ये क्या होता है, m1 L2 एंड T-2, राइट। ये वर्क का भी है और साथ ही साथ एनर्जी का भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्क के इक्वेशन में जो थीटा आता है ना, वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जानते हो कि वर्क W इजकल टू एफ डी कॉस थीटा इक्वेशन है, राइट। W इजकल टू एफ डी कॉस थीटा। अभी जो थीटा है ना यहाँ पे, ये गेम चेंजर है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कुछ केस डिस्कस करते हैं। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर पैरेलल, तो ऑब्वियसली बात है कि थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसे में वर्क W इजकल टू एफ डी कॉस 0 आएगा, यानी कि सिर्फ एफ डी आएगा। तो ये हो गया मैक्सिमम वर्क। अब समझिए, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तब वर्क मैक्सिमम होता है, राइट। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ F is parallel to -d, in that case theta will be 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली बात है कि थीटा इसमें 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट कैसे हो सकता है भाई। मैं बताता हूं आपको एक एग्जांपल। जब आप किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हो, राइट, आपने ऊपर फेंक दिया, अब ये पत्थर ऊपर की ओर जा रहा है। मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, ये पत्थर ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, सही है। इस वक्त इसको ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा बताइए। ऑब्वियसली बात है नीचे की ओर लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं एफ जी करके लिख देता हूं, राइट। तो पत्थर का डिस्प्लेसमेंट ऊपर चल रहा है, लेकिन इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है। तो हो गया ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो ऐसे में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो W इक्वल टू आप लिख सकते हो एफ डी कॉस 180। अब कॉस 180 होता है -1, यानी कि ये आ जाएगा माइनस एफ डी। देखिए यहां पे वर्क आपको मिलेगा माइनस एफ डी, सही है। अब यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, वर्क ये स्केलर है या वेक्टर है? ऑब्वियसली स्केलर है, तो फिर इसमें माइनस क्यों आया भाई? ये तो स्केलर है, ये कोई वेक्टर तो नहीं है, तो माइनस कैसे आया? क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन के लिए होता है ना। तो यहां पे तो वर्क स्केलर है, तो उसमें डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं, तो ये माइनस क्यों आया? यहां पे समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब वर्क माइनस होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। देखिए यहां पे आपको दो बातें याद रखनी पड़ेगी, मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर वर्क पॉजिटिव है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। मैं यहां पे लिख देता हूं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और अगर वर्क नेगेटिव है तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इसको एक और एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। देखिए, मानिए कि आप किसी अपने दोस्त को धक्का मार रहे हो, ठीक है, यानी कि आप उसे फोर्स लगा रहे हो और वो आपके फोर्स की डायरेक्शन में ही जाता जा रहा है, यानी कि वो फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। तो ऐसे में वो आपका जो दोस्त है वो सिस्टम है और आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो आपके फोर्स की डायरेक्शन में ही जा रहा है, उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसे में जो वर्क आएगा वो पॉजिटिव आएगा, राइट। तो यहां पे आप कह सकते हो कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम,
यानी कि वर्क इज डन ऑन योर फ्रेंड, राइट। लेकिन मानिए कि वो जो बंदा है वो काफी तगड़ा है, ऑलराइट, और आप उसे धक्का मारने की कोशिश करते हो लेकिन फिर भी वो आपके सामने ही चला आता है, मीन्स आपको ही उल्टा धकेल रहा है। आप उसे पीछे की ओर धक्का मारने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आपने अपने फ्रेंड में पहले किया था उसी तरह से उसे धक्का मारने की कोशिश कर रहे हो पीछे की ओर, लेकिन उल्टा वो ही आपको धकेलता आ रहा है, यानी कि आपको पीछे की ओर धकेलता आ रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, आपका जो फोर्स है वो उस बंदे की अपोजिट साइड में यानी कि पीछे की ओर है, लेकिन वो बंदा जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो तो आगे की ओर कर रहा है, यानी कि आपके फोर्स की डायरेक्शन और उस बंदे की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये दोनों अपोजिट है। तो ऐसे में वर्क नेगेटिव आता है। इस वर्क का नेगेटिव लेने का मतलब क्या हुआ कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यहां पे वर्क आप कर रहे हो या वो बंदा कर रहा है आपके ऊपर, सोचिए। यहां पे आप वर्क नहीं कर रहे हो, वो बंदा आपके ऊपर वर्क कर रहा है क्योंकि वो आपको उल्टा धकेलता आ रहा है। तो ऐसे में हमें कहना पड़ेगा कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। पहले केस में आपने अपने फ्रेंड को धक्का मारा, सो वर्क वाज डन ऑन द सिस्टम, बट यहां पे ये बंदा आपको ही धकेल रहा है उल्टा, तो इसका मतलब कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो कहने का मतलब यह है कि फिजिक्स में जब भी वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है। ये वेक्टर नहीं है कि प्लस माइनस लिया जाए। यहां पे पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और नेगेटिव वर्क का मतलब होता है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि वर्क जीरो कब होता है। व्हेन वर्क इज जीरो, यानी कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जब वर्क जीरो होता है। देखिए इसमें सबसे पहला तो यह है कि इफ फोर्स इज जीरो, इफ एफ इज जीरो देन ऑब्वियसली वर्क इज जीरो। आप कहोगे इसमें क्या नई बात है, लेकिन यहां पे एक समझने वाली बात है। यहां पे एफ जीरो होने का मतलब कि नेट फोर्स जीरो है। ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, लेकिन उसका नेट फोर्स अगर जीरो हो जाता है तो ऐसे में वर्क जीरो हो जाएगा। इवन अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है लेकिन फोर्स उसका जीरो है तो ऐसे में वर्क जीरो होगा। अब यहां पे आप कह सकते हो कि भाई अगर फोर्स जीरो है तो फिर डिस्प्लेसमेंट होगा ही कहां से, नहीं हो सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपने कोई सैटेलाइट स्पेस में छोड़ दिया, राइट, तो वो सैटेलाइट क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत दूर है इसलिए कॉन्स्टेंटली लीनियर मोशन में आगे बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और स्ट्रेट लाइन पे वो आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली है, राइट, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है। तो आगे नहीं ये सिचुएशन कि उसका फोर्स जीरो है लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब भी वर्क इसका कितना हो जाएगा, जीरो, राइट। अब दूसरा ऐसा केस देखिए, अगर फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इफ डी इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क जीरो हो जाएगा। मैं आपको पूछता हूं कि अगर फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। दीवार में एक मुक्का मार के देखिए, आप फोर्स तो लगाओगे लेकिन दीवार का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा ना, तो ऐसे में वर्क जीरो हुआ। बेशक आपने एनर्जी यूज की है, बेशक आपने फोर्स लगाया है, लेकिन दीवार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि वर्क जीरो लेना पड़ेगा। ऐसा एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। देखिए, वेट लिफ्टर जब वेट को लिफ्ट कर रहा होता है तब वो वेट को ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है और उस वजह से वेट का ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, तो ऐसे में तो वर्क होता है। लेकिन जैसे ही वो वेट को अपने ऊपर ले आता है फिर वहां पे वेट को होल्ड करके रखता है, तो जब वेट लिफ्टर वेट को होल्ड करके रखे हुए हैं ऊपर की ओर, तब क्या उसे फोर्स नहीं लगाना पड़ता है? बिल्कुल लगाना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली लगाना पड़ता है। लेकिन इस वक्त वेट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ऐसे में वर्क उसका जीरो हो जाएगा। फोर्स बिल्कुल है
लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क 0 हो जाएगा। अब तीसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे में क्या होगा कि थीटा इजकल टू आप 90 डिग्री ले सकते हो, तो वर्क W इजकल टू हो जाएगा एफ डी कॉस 90, बट कॉस 90 यानी कि 0, तो हो गया वर्क टोटली 0। अब ऐसा कब हो सकता है कि जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को परपेंडिकुलर देख रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। देखिए, ये है सन और ये है अर्थ, और अर्थ सन के आसपास अपने ऑर्बिट में घूम रही है, राइट। ऐसे में अर्थ को जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा सन का, वो किस तरफ लगेगा? ऑब्वियसली ऐसे सेंटर की ओर, यानी कि सन की ओर लगेगा। इस तरह से ऐसे लगेगा फोर्स F। मैं यहां पे दिखा देता हूं फोर्स F। अब इस अर्थ की जो डिस्प्लेसमेंट है, देखिए ये जो ऑर्बिट है ना बहुत बड़ी होती है, राइट। तो ऐसे में अगर हम इस जगह पे अर्थ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करें, तो ऑब्वियसली बात है कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा। इस तरह से मिलेगा आपको डिस्प्लेसमेंट D, सही है। तो आप देखिए यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स से जो अर्थ के ऊपर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ के ऊपर कोई भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि यहां पे F और D दोनों परपेंडिकुलर है, तो ऐसे में वर्क हो जाता है 0। यही बात हमें भी लागू होती है जब हम अर्थ के ऊपर चल रहे हैं। अगर हम रोड के ऊपर चले जा रहे हैं, तो उस हाल में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो अर्थ के सेंटर की ओर लगेगा, राइट। लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि अर्थ के हमारे ऊपर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी वर्क होता नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं पहले टॉपिक 6.4, इसके बाद हम 6.2 देखेंगे। 6.4 है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन वैसे तो आपको याद ही होगा, फिर भी यहां पे मैं लिख देता हूं। देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m हैविंग वेलोसिटी v इज गिवन बाय k इजकल टू 1/2 mv स्क्वायर, राइट। वैसे तो ये इक्वेशन आपको पता ही होगा, लेकिन इसमें से एक और इक्वेशन हम बना सकते हैं। देखिए यहां पे मैं राइट साइड को m से मल्टीप्लाई करता हूं और m से डिवाइड करता हूं, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2m, ठीक है। अब ये जो mv है इसको मोमेंटम p कहते हैं, है ना। तो ऐसे में ये इक्वेशन अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी k इजकल टू व्हाट, p स्क्वायर अपॉन 2m, है कि नहीं। यहां पे ये mv की जगह पे मोमेंटम p ले लिया, तो ये स्क्वायर हो गया p स्क्वायर अपॉन 2m। अब ये इक्वेशन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत जगह पे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट करके रख देता हूं, इसे याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन 1/2 mv स्क्वायर तो यूज होगा ही होगा, लेकिन ये इक्वेशन भी ब्रॉडली यूज होने वाला है। काइनेटिक एनर्जी k इजकल टू p स्क्वायर बाय 2m। इवन इसी में से एक और इक्वेशन जो बन के आता है वो भी हम कई बार यूज करेंगे, और वो है मोमेंटम p का। मोमेंटम p इजकल टू अंडर रूट ऑफ 2mk, राइट, जहां पे m यानी कि मास और k यानी कि काइनेटिक एनर्जी। यहां पे एक चीज देखने लायक है कि काइनेटिक एनर्जी k इज प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, यानी कि अगर आप मोमेंटम डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर आप मोमेंटम ट्रिपल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, कीपिंग m एज कांस्टेंट। माइंड वेल, यहां पे m कांस्टेंट रख के हम मोमेंटम अगर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी किस तरह से बढ़ेगी वो मैंने आपको समझाया। चलिए
यहाँ पे ये जो पहला इक्वेशन है, मैं जरा इसको भी ब्रैकेट कर लेता हूं, वैसे तो ये इक्वेशन आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। इनफैक्ट वेलोसिटी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। आप समझिए, अगर आप मास डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगी, लेकिन अगर आप वेलोसिटी डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे एक ये टेबल दिया है जिससे आपको रिलेटिवली काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मिलेगा। देखिए, कार के लिए मास है उसका 2000 केजी और मानिए कि वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो इस इक्वेशन से इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की गई है 6.3 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है। अब कोई एथलीट है, वो दौड़ रहा है, उसका मास माने कि 70 केजी है और उसकी स्पीड माने कि 10 मीटर पर सेकंड है, तो ऐसे में उसकी काइनेटिक एनर्जी 3.5 इंटू 10⁵ जूल हो जाएगी। अब ये बुलेट का केस देखिए, एक बुलेट यानी कि कोई गोली जिसका मास बहुत ही कम होता है, आप जानते हो 5 इंटू 10⁻² केजी, यानी कि ऑलमोस्ट 50 ग्राम। 50 ग्राम की ये बुलेट है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, माने कि अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो ऐसे में उसकी काइनेटिक एनर्जी 10⁻³ जूल हो जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज को आप देखिए, ये दोनों ही ऑलमोस्ट 10⁻³ जूल है। अब सोचिए, एक एथलेट 70 केजी का एक एथलेट जब दौड़ रहा है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी और 50 ग्राम की एक बुलेट जब फायर की है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों ही सेम हो जाती है। इसलिए बुलेट हमें बहुत जोर से लगती है, हमारे शरीर के आर पार भी निकल जा सकती है। अब स्टोन ड्रॉप फ्रॉम 10 मीटर, अगर एक पत्थर आप सिर्फ 10 मीटर की हाइट से छोड़ते हो, उसे फ्री फॉलिंग करवाते हो, माने कि उसका मास है 1 केजी, तो लास्ट में उसकी जो स्पीड होगी वो अप्रोक्सीमेटली 14 मीटर पर सेकंड होगी। तो ऐसे में उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करोगे आप तो 10⁻² यानी कि 100 जूल जितनी मिलेगी। एक रेन ड्रॉप, उसके बारे में बात की है, रेन ड्रॉप एट टर्मिनल स्पीड। देखिए, रेन ड्रॉपलेट जो है जब फॉलिंग शुरू करता है, अपना फ्री फॉलिंग शुरू करता है, तो इनिशियली उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, लेकिन कुछ स्पीड आने के बाद उसका जो एयर रेजिस्टेंस है वो इतना बढ़ जाता है कि अब उसकी स्पीड बढ़ नहीं पाती है। उस स्पीड को टर्मिनल स्पीड या फिर फाइनल स्पीड कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि रेन ड्रॉपलेट जब फ्री फॉलिंग कर रहा है तो उसकी स्पीड सिर्फ बढ़ती जाती है, शुरू में बढ़ती है, फिर हमारे तक आते हुए तो उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट हो जाती है, जिसको हम टर्मिनल स्पीड या फिर फाइनल स्पीड भी कहते हैं। तो ऐसा एक रेन ड्रॉप जिसका मास है 3.5 इंटू 10⁻⁵ केजी और उसकी टर्मिनल स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे में उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1.4 इंटू 10⁻³ जूल। अब सोचिए, ये 10⁻³ जूल के आसपास है। इसीलिए जब रेन ड्रॉप हमारे सिर पे गिरती है तो हमें ज्यादा लगता नहीं है, लेकिन अगर हमारे सिर पे ओले गिर रहे हो, जब स्नोफॉल होता है तब अगर हमारे सिर पे ओले गिरेंगे तो बहुत लगेगा, क्योंकि ओले जब गिरते हैं तो उसका मास इतना कम नहीं होता, 10⁻⁵ केजी के आसपास नहीं होता, ऑलमोस्ट 50 to 100 ग्राम के आसपास होता है। तो ऐसे में उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, तो हमें बहुत लगता है, ऑलराइट, लेकिन रेन ड्रॉप्स हमें नहीं लगते हैं। अब एयर मॉलिक्यूल्स की बात करें, देखिए एयर में जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूसली मूविंग है, यानी कि उनको भी कुछ वेलोसिटी होती है। अब उनका मास होता है 10⁻26 केजी के आसपास और उनकी स्पीड काफी हैवी होती है, 500 मीटर पर सेकंड। जी हाँ, एयर मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 500 मीटर पर सेकंड, लेकिन क्योंकि उसका मास बहुत कम है इसलिए हमें यह महसूस नहीं होता। देखिए, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके दी है और वो मिल रही है आपको 10⁻21 जूल, बहुत ही कम, इन सभी में सबसे कम ये है। इसीलिए ये एयर मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी 10⁻21 जूल है, ये हमें लगते नहीं है। आप समझिए कि हमारे बॉडी के आसपास कंटिन्यूसली एयर मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं और इतनी स्पीड से 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है इसलिए हमें महसूस नहीं होता है। तो ये बात हुई काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है।
चलिए अब हम आ जाते हैं, हमने जो टॉपिक छोड़ दिया था उसके ऊपर, टॉपिक 6.2 नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, या फिर कहें कि वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्ड याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए सबसे पहले मैं यहां पे लेना चाहूंगा कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। अब जानते हो कि कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में हमने एक इक्वेशन ये लिया था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2ad। याद है, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, a यानी कि एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, और d उसका डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड पे m/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर बाई 2 माइनस यहां पे हो जाएगा m u स्क्वायर बाई 2, यहां राइट साइड में 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा m a d। ठीक है, अब आप देखिए ये जो m v स्क्वायर बाई 2 है ये तो काइनेटिक एनर्जी है, ये 1/2 mv स्क्वायर ही है ना, और ये भी काइनेटिक एनर्जी है। ये फाइनल वेलोसिटी है तो ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी kF माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ki इजकल टू, ये क्या है आप देखिए राइट साइड, ma यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इजकल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब अगर यही इक्वेशन 3 डायमेंशन के लिए लिया जाए, यानी कि इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन इन 3 डायमेंशन, राइट। तो ऐसे में आप इक्वेशन लिखोगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर d, ये आप पढ़ चुके हैं। अब इस इक्वेशन को अगर आगे की तरह m/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप जानते हो कि ये हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी kF, ये हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ki, और यहां पे 2 कैंसिल हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई करोगे तो ma आएगा वेक्टर फॉर्म में, यानी कि फोर्स आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, और डॉट वेक्टर d। अब ये जो F डॉट d है ये तो आप जानते हो कि वर्क होता है, तो हम लिख सकते हैं कि भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क W, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा K दैट इज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क W। इसे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, समझे। इस इक्वेशन को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा इसको। मैं इन दोनों को ब्रैकेट भी कर देता हूं, देखिए यहां पे W इजकल टू KF माइनस KI, यानी कि जो वर्क है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितना होता है। या फिर इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज हो रही है तो जो आपने वर्क किया है वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जितना ही होगा, W इजकल टू डेल्टा K, यानी कि वर्क जो है वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जितना होगा। फॉर एग्जाम्पल माने कि आप साइकिल पे बैठ के पेंडलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो इससे साइकिल की स्पीड बढ़ती है, ऑलराइट, तो यानी कि साइकिल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो आपने जितना वर्क किया उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन वगैरह को इग्नोर करके बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली तो ये होते ही हैं, बट अगर इसे इग्नोर करके हम बात करें तो आपने जहां से साइकिलिंग शुरू की वहां से लेके जहां तक आप पहुंचे हो उसमें आपने जितना वर्क किया है उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी, ऑलराइट। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज ऑफ
काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस थ्योरम को अगर हम स्टेटमेंट वाइज लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम इस तरह से लिख पाएंगे हम, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। यानी कि यही बात जो मैंने आपको आगे समझाई कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द नेट फोर्स। याद रखिए कि यहां पे कोई एक फोर्स लगाया उससे कुछ बात नहीं बनेगी, आपने जो टोटल फोर्स लगाया है उसके बारे में बात करनी है यहाँ पे, यानी कि नेट फोर्स, फाइनल फोर्स जो है उससे जो वर्क हो रहा है उस वर्क की बात है यहाँ पे। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो नेट फोर्स लगाया उससे होने वाले वर्क जितना ही होगा। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूं। आज हमने वर्क के बारे में देखा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखा और उन दोनों को रिलेट करने वाले वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में देखा। इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, हियर विथ अंशुन बलदानिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर।